गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 2 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा लेक्चर फर्स्ट में हमने कुछ आपका इंट्रोडक्शन पार्ट किया था कि पी ब्लॉक एलिमेंट में आपके कौन कौन से ग्रुप को हम कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो 12th के सिलेबस में हमारा ग्रुप 15 से पी ब्लॉक एलिमेंट स्टार्ट होता है। तो अगर हम ग्रुप 15 की बात करें बेटा, हमने आपकी नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से आपके मेंबर्स हैं उनके बारे में हमने बात कर ली थी। आज हम आपकी कुछ जर्नल प्रॉपर्टीज करेंगे। तो देखो आज का टॉपिक है हमारा एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, जिसमें से सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम देखेंगे जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बेटा मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस पी ब्लॉक एलिमेंट की जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ns2np126, जहां पे n जो होता है आपका वो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर आप कह सकते हो कि आपका n होता है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो यहां अगर हम ग्रुप 15 की बात करें, ये तो आपकी पूरे पी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बट अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में आपका होता है ns2np3। दैट मीन्स आपका जो s ऑर्बिटल है ns, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और नेक्स्ट आपका जो p ऑर्बिटल है उसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, npx, npy एंड npz। तो बेटा अगर इसके मेंबर्स की बात की जाए तो आपको पता है पहला मेंबर आपका आता है नाइट्रोजन, देन फास्फोरस, देन आर्सेनिक, देन इज योर एंटीमनी एंड लास्ट इज बिस्मिथ। आपको पता है कि नाइट्रोजन की एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है। तो यहाँ पे अगर 7 में आप 8 ऐड करोगे, आप एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट करते हो उसकी मैं आपको सिंपल सी आपको ट्रिक बता रही हूँ कि आप कैसे याद रखोगे कि नाइट्रोजन फैमिली के मेंबर्स के एटॉमिक नंबर क्या है। क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर याद होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपके लिए आसान होगा। ठीक है बेटा, तो अगर इसमें आप 8 ऐड करोगे तो यहाँ आता है आपका 15, दैट इज फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है आपका 15, और इसमें जब आप 18 ऐड करोगे तो आपका बनता है 33। तो आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर होता है आपका 33, एंड नेक्स्ट अगर आप फिर से 18 ऐड करोगे तो आपका बनता है 51। एंटीमनी का एटॉमिक नंबर होता है आपका 51, और इसमें हम अगेन 32 अगर ऐड करेंगे तो आपका बनता है 83, यानी कि बिस्मिथ का एटॉमिक नंबर आपका होता है 83। तो बेटा ये जो नंबर्स है आपके 8, 18, 32, ये नंबर्स कुछ भी नहीं है, हम इनको कहते हैं मैजिकल नंबर्स। मैजिकल नंबर्स। तो अगर बेटा बात करें नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, यानी कि उसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अकॉर्डिंग टू अबव प्रिंसिपल आप इनको कैसे फिल कर सकते हो, 1s2, 2s2, 2p3, ये आपकी नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। नेक्स्ट अगर बात करें आपकी फास्फोरस, जिसका एटॉमिक नंबर है आपका 15, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपका आता है एंटीमनी। एंटीमनी की आपकी होती है एटॉमिक नंबर 33। ठीक है, तो यहाँ देखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, और 4 के बाद आता है आपका 3d10, देन 4p3। तो ये आपकी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्सेनिक। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा आपकी एंटीमनी की और बिस्मिथ की, तो आप जानते हो एंटीमनी में
आपके 51 इलेक्ट्रॉन है और बिस्मिथ में आपके 83 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, या मैं कहूँ इस टाइप से आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हो या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया है, हमने नोबल गैस के रिस्पेक्ट में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। और वो कैसे लिखी है कि नाइट्रोजन से पहले आने वाली नोबल गैस कौन सी होती है, हीलियम। तो हीलियम है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी 1s2। तो हम इस 1s2 की जगह क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, हीलियम। तो अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम लिख सकते हैं हीलियम। नेक्स्ट हीलियम की लिखने के बाद, ये हीलियम की होती है, नेक्स्ट आपका क्या बचता है 2s2 देन 2p3। अगर फास्फोरस की बात करें बेटा तो फास्फोरस से पहले आपकी नोबल गैस कौन सी आती है, नियॉन। नियॉन का इलेक्ट्रॉन, नियॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके 10। तो यानी कि नियॉन की होती है 1s2 2s2 एंड 2p6। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ तक 2p6 तक आप क्या लिख सकते हो, नियॉन लिख सकते हो, क्योंकि ये नोबल गैस नियॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और उससे नेक्स्ट वाले को हम एज इट इज लिखेंगे जैसे हमने यहाँ लिखा। तो यहाँ ब्रैकेट में आप नियॉन और नेक्स्ट आपका बचता है 3s2 एंड 3p3। नेक्स्ट अगर आर्सेनिक की बात की जाए बेटा तो आर्सेनिक से पहले आपका आता है आर्गन। आर्गन नोबल गैस होती है। ठीक है, आर्गन की नोबल गैस के रिस्पेक्ट में अगर लिखे हम तो आपका बनता है Ar ब्रैकेट में, दैट इज 4s2 3d10 एंड 4p3। नेक्स्ट इज योर एंटीमनी। एंटीमनी से पहले आपकी नोबल गैस आती है क्रिप्टॉन। तो Kr देन 5s2 4d10 एंड 5p3। नेक्स्ट इज योर बिस्मिथ। बिस्मिथ से पहले आपकी नोबल गैस आती है जिनॉन, यहाँ 6s2 4f14 5d10 एंड 6p3। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अगर इसको याद करना है तो आप सिंपली देख सकते हो, पहले केस में आपका क्या है, n क्या लिया है हमने, s के लिए 2 देन 3 देन 4 देन 5 एंड देन 6। तो इसके रिस्पेक्ट में हम इजीली आपके याद कर सकते हैं। उस s के रिस्पेक्ट में आपका p ऐड होगा और आपको पता है 4s के बाद 3d आता है। ठीक है, और 6s के बाद आपका f ऑर्बिटल भी ऐड हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। नेक्स्ट अगर बात करें हम इसमें, ये तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट अगर हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो वो है आपकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी है बेटा एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस। तो अगर हम इस फैमिली के मेंबर्स लिखे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये मेंबर्स इजीली याद हो जाए। ठीक है, तो पहले अगर बात करें बेटा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज होता है आपका 70 पिकोमीटर। ठीक है, और आपका फास्फोरस का होता है 110 पिकोमीटर एंड आर्सेनिक का होता है आपका 121 पिकोमीटर, एंटीमनी का होता है 141 पिकोमीटर, बिस्मिथ का होता है 148 पिकोमीटर। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आप नीचे की तरफ जा रहे हो आपका क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस एंड
आयनिक रेडियस, अगर एटम में से आपके कुछ इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसके साइज पे या रेडियस पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, तो हम कह सकते हैं कि दोनों का ही ट्रेंड आपका सेम रहेगा, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीजेस। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं बेटा कि इसका रीजन क्या है, तो आपका एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस जो है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला है आपका क्यों इंक्रीज हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो आपके नंबर ऑफ शेल्स ऐड होते जा रहे हैं, शेल्स बाय वन आपके सेल्स जो है ऐड होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें, दूसरा इसका रीजन है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड द थर्ड रीजन इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो पहला रीजन आपको समझ में आ गया कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो नंबर ऑफ सेल्स आपके एटम में ऐड होते जा रहे हैं। पहले 2s था, 2p था, देन 3s भी आया, 3p आया, देन 4s, 4p, देन 3d। तो इस टाइप से जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो 15th ग्रुप में, तो आपके नंबर ऑफ शेल्स 1 by 1 इंक्रीज होते जा रहे हैं। दैट्स व्हाई आपका एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस इंक्रीज होता जा रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की। स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इससे जो टॉपिक आपका कुछ क्लियर होगा वो स्क्रीनिंग इफेक्ट में भी काम आएगा। बेटा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की अगर बात करें तो देखो नाइट्रोजन जो है इसका एटॉमिक नंबर आपका 7 होता है, फास्फोरस का 15, इसका आपका 33, आर्सेनिक का इसका 51 एंड इसका 83 होता है। तो नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपको पता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 7 ही आपके प्रोटॉन होंगे। आपको पता है किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट अगर बात करें कि जैसे आप नीचे जा रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके क्या हो रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आपके इंक्रीज होते जाएंगे। तो अगर मैं जर्नल आपका एटम का स्ट्रक्चर लेती हूँ, सपोज आपका ये एटम है, ये एटम का न्यूक्लियस है, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। ये आपका पहला शेल, दूसरा शेल, तीसरा शेल। ठीक है, पहले शेल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में बेटा आपके 8 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट अगेन मैं 8 बना देती हूँ। एटीन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड दिस इज 18। ठीक है, और नेक्स्ट एक और शेल है, वैलेंस शेल, सॉरी, जिसमें आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बेटा, तो अगर बात की जाए कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो आपका क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज आपका न्यूक्लियस में जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो ग्रुप 15 में, तो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी इंक्रीज होता जा रहा है। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने से क्या होगा, आपका न्यूक्लियस बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। वो उसके सराउंड में इलेक्ट्रॉन जो हैं, उसके आसपास शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसी इफेक्ट को हम कहते हैं आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज सिंपली, हम कह सकते हैं इसको, इट इज द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस, टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट the valence
shell electron when all other repulsive forces are neglected. ठीक है बेटा, तो आपकी क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यही है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो आपके न्यूक्लियस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आने लगता है ड्यू टू एडिशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोटॉन। प्रोटॉन जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो प्रोटॉन का अमाउंट न्यूक्लियस के अंदर इंक्रीज हो रहा है। अब आपका न्यूक्लियस जो है ज्यादा पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ज्यादा पावरफुल हो गया है, तो वो क्या करेगा, इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कोई भी आपका चाहे नाइट्रोजन ले लो, फास्फोरस ले लो, आर्सेनिक ले लो, इन एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या इस इफेक्ट को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है बेटा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया। नेक्स्ट बात है आपकी सेकेंड, स्क्रीनिंग इफेक्ट। आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का क्या रोल होता है एटॉमिक रेडियस में या आयनिक रेडियस में, ये हम अभी देखेंगे। अभी फिलहाल मैंने आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है वो बताया है। ठीक है, तो अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो देखो आप यहाँ देख सकते हो कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके अराउंड s ऑर्बिटल है जिसने न्यूक्लियस को टोटली कवर किया हुआ है। तो अब ये क्या समझेगा कि इसका ही हक है इस न्यूक्लियस पे टोटली, क्योंकि न्यूक्लियस आपका अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, छुपा बैठा है। बाहर आपका क्या है, s ऑर्बिटल है, देन आपका p ऑर्बिटल आएगा। ठीक है, तो ऑर्बिटल्स आपके इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो बेटा ये s ऑर्बिटल है या इसके बाद जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस को स्क्रीन करके रखते हैं, यानी कि न्यूक्लियस, ये नहीं चाहते कि न्यूक्लियस बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करे। ये क्या चाहते हैं कि इनका ही पूरा रोल इस न्यूक्लियस पे रहे, इनका ही कब्जा न्यूक्लियस पे रहे। इसीलिए ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस को कवर करके रखते हैं, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। s ऑर्बिटल का काम क्या होता है या इनर शेल ऑर्बिटल्स का काम क्या होता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखना, न्यूक्लियस को सराउंड करके रखना। तो अगर ये ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस को सराउंड करके रखेंगे तो ये जो चार्ज डेवलप हुआ है क्या ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने देगा, नहीं अट्रैक्ट करने देगा, मतलब कंपैरेटिवली कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने देगा। अट्रैक्शन तो होगी बट कंपैरेटिवली कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी। ठीक है, तो ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है ये एज स्क्रीन काम करते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, फिर से समझो बेटा, आपके जो न्यूक्लियस पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो इंक्रीज हुआ है, नो डाउट। और इस इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उनको ये न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहेगा, क्योंकि न्यूक्लियस आपका बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया है। ठीक है, बट क्या है, ये जो इनर शेल्स है, जो आपके इफेक्टिव, जो आपके वैलेंस शेल से अंदर वाले जो शेल्स है वो क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, इस न्यूक्लियस को सराउंड करके रखते हैं। और इसीलिए जितना इनके ऊपर, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगना चाहिए ये उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगने देते, इन दोनों के बीच में आ जाते हैं, एज अ स्क्रीन आ जाते हैं। साथ ही साथ ये क्या काम करते हैं आपको पता है कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, बाहर भी आपके इलेक्ट्रॉन है, सब पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बजाय ये क्या करते हैं, उनको दूर रखने की कोशिश करते हैं, ज्यादा फोर्स ऑफ रिपल्शन क्रिएट करते हैं। इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन और इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होता है, रिपल्शन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, जैसे ही न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, थोड़ा बहुत अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके ऊपर पड़ रहा है, पर फिर ये जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन है क्योंकि सेम चार्ज है तो ये इसको रिपेल करने लग जाते हैं, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। समझ में आ गया? स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है कि आपके जो इनर शेल ऑर्बिटल्स है वो स्क्रीन की तरह न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करते हैं, और जो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को एक्सपीरियंस
नहीं होने देते या कम होने देते। जितना होना चाहिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर, जितना लगना चाहिए, जितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से न्यूक्लियस उन्हें खींचना चाहता है उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लगने नहीं देते, क्योंकि वो बीच में आ जाते हैं। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं बेटा स्क्रीनिंग इफेक्ट। और ये जो इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये प्रीडोमिनेंट होता है या हम कहते हैं डोमिनेंट ओवर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आपका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो इंक्रीज हो रहा है, डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, न्यूक्लियस के ऊपर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है, उस चार्ज को ये इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होने देते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग नेचर होता है। एस ऑर्बिटल है, आपके पी ऑर्बिटल है, जो इनर ऑर्बिटल है, ये न्यूक्लियस को कंप्लीटली सराउंड करके रखते हैं। सराउंड करने की वजह से क्या हुआ है, ये जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगाना चाहता है, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसके अंदर डेवलप हुआ है, उसके कारण जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाहता है, उतने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये नहीं लगने देना चाहते। ये चाहते हैं कि हमारा ही न्यूक्लियस पे कब्जा रहे और आने वाले जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम दूर रखें, तो ये दूर उनको रिपेल करते रहते हैं। इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो बेटा आपका क्या है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, क्या हो रहा है, आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है एज कंपेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, बट इतनी ध्यान रखो कि अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैरेक्टर अगर आपका डोमिनेटिंग होता, यानी कि न्यूक्लियस पे फोर्स ऑफ न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है उसके कारण अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा लगता, तो क्या होता, इनर इलेक्ट्रॉन, ये जो आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये अट्रैक्ट होते न्यूक्लियस की तरफ और आपका एटम का साइज क्या हो जाता, कम हो जाता। बट आप यहाँ देख रहे हो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, एटम का साइज कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। दैट मींस यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेटिंग नहीं है। कौन सा इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग है। ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो डेवलप हुआ है उसको कम कर रहा है, यानी कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से जो हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे लगाना चाहता है, उसे नहीं लगाने दे रहे। कौन, ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से आपका क्या डेवलप हुआ है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये इनर शेल इलेक्ट्रॉन स्क्रीन की तरह काम करते हैं, इसीलिए ये जो इफेक्ट डेवलप करते हैं, मतलब रिपल्शन जो कर रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की, उस इफेक्ट को हम कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है बेटा, तो डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो तो क्या होगा, इंक्रीज होगा नंबर ऑफ शेल्स, ठीक है, उसके वजह से आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है। साथ ही साथ आपका क्या हो रहा है, आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, बट उसके वजह से तो साइज जो है आपका एटम का डिक्रीज होना चाहिए, बट डिक्रीज क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहां पे आपके इनर शेल्स जो है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स ने एक इफेक्ट डेवलप किया है जिसका नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो साइज जो है एटॉमिक रेडियस या मैं कहूँ आयनिक रेडियस क्यों इंक्रीज होता है, ड्यू टू इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट रेदर देन इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज हो रहा है, बट आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट डोमिनेटिंग नेचर का है, मतलब जितना न्यूक्लियर चार्ज के वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए था वो नहीं लग पा रहा है। ठीक है, इसलिए आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट अगर बात की जाए बेटा, यहाँ पे आप एक बहुत अच्छी चीज देख रहे हो, अगर आप लोग इसे डीपली ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखो यहाँ पे जो मैंने आपके एटॉमिक रेडियस लिखा है, एटॉमिक रेडियस की जो वैल्यू लिखी है, अगर आप उसे ध्यान से पढ़ो तो जैसे आप नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ चलते हो तो एक ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि नाइट्रोजन से अगर आप फास्फोरस की तरफ चलते हो तो 70 पिकोमीटर से 110 पिकोमीटर हो गया। दैट मींस यहाँ पे 40 पिकोमीटर एकदम से इंक्रीज हुआ है। बट अगर आप फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ चलते हो तो यहाँ पे आपका कितना इंक्रीज हुआ है, 11 पिकोमीटर। और अगर यहाँ से आप आर्सेनिक से एंटीमनी की तरफ जाते हो तो आपका 20 पिकोमीटर इंक्रीज हुआ है। एंड लास्ट जब आप एंटीमनी से बिस्मथ की तरफ जाते हो तो आपका सिर्फ 7 पिकोमीटर इंक्रीज हुआ है। तो आप देख सकते
हो कि जैसे ही आप नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ जा रहे हो तो एक ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है इन एटॉमिक रेडियस, ठीक है। बट यहां पे देखो आपका क्या है, स्लाइटली इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू दिस, और यहां आपका एक नेग्लिजिबल अमाउंट में इंक्रीज हुआ है एटॉमिक रेडियस। तो इसके पीछे आपका रीजन क्या है, ये तो बात क्लियर है, नो डाउट कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे आपका एटॉमिक रेडियस या आयनिक रेडियस इंक्रीज होगा ड्यू टू इंक्रीज इन स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस में ऐसा क्या हुआ, या नाइट्रोजन से जब आप फास्फोरस में जा रहे हो तभी आपका ड्रास्टिक इंक्रीज क्यों हुआ है, आप फास्फोरस से आर्सेनिक और आर्सेनिक से एंटीमनी या नीचे नीचे जाओगे तब इतना ज्यादा इंक्रीज क्यों नहीं हुआ है, इसका रीजन क्या है। तो बेटा इसका रीजन अगेन हम करेंगे आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम और भी ज्यादा ब्रीफली करेंगे। तो बेटा अगर हम यहाँ पे अगर इसकी बात करें तो आप देख सकते हो, अगर मैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूं तो एक बार हम फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। पहला आपका क्या है, हीलियम 2s2 2p3, देन इज योर नियॉन 3s2 3p3, then is your argon 4s2 3d10 4p3, and then is your krypton 5s2 4d10 5p3, and last is your xenon 6s2 5d10 6s2 4f14 and 5d10 6p3। तो बेटा अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक बार फिर से हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं आपका एटम का। ये आपके पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर, देन इज योर फर्स्ट सेल, देन इज योर सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ठीक है। तो यहां इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, अगेन इसमें आपके 8 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, लास्ट इज योर वैलेंस सेल जिसमें हमने मान लिया आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। ये आपका वैलेंस सेल हो गया है और इसमें बेटा आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप देख सकते हो कि जब हमारा नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के केस में आपका क्या है, अगर बेटा देखो आपका क्या है, फर्स्ट सेल है, दैट इज फर्स्ट सेल। जब आपका सेल 1 होगा तो इलेक्ट्रॉन्स आपके किस में फिल होंगे, कौन से ऑर्बिटल पे, 1s2, दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये ऑर्बिटल आपका क्या है, 1s है जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आपकी n की वैल्यू यानी कि शेल अगर सेकेंड होगा तो वहां पे आपके कौन कौन से होंगे, 1s2 एंड सॉरी सेकेंड शेल में आपका होगा 2s2 2p3, ठीक है। 2p6 कर लेते हैं, चलो। नेक्स्ट अगर बेटा आपका थर्ड सेल होगा तो यहां आपका क्या होगा, 3s2 3p6 एंड 3d10। हाँ, d आपका अगर हम बात करें n सेल अगर 4th होगा तो आपका 4s आ जाता है। बट बेटा आपका अगर आप रियल एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो तो d ऑर्बिटल हमेशा ही पहले प्रेजेंट होता है एज योर 4s ऑर्बिटल।
ठीक है। बट अबव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके 3d ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है देन 4s ऑर्बिटल, इसीलिए हम 4s ऑर्बिटल की फिलिंग पहले करते हैं और तब आपकी 3d ऑर्बिटल की करते हैं। बट अगर आप ओरिजिनली एटम देखो तो वहां पे आपका 3d जो ऑर्बिटल है वो पहले प्रेजेंट होगा और उसके बाद आपका 4s होगा। तो अगर आपका शेल 4th है तो वहां पे इलेक्ट्रॉन किस किस में फिल होंगे, 4s में एंड 4s के बाद 4p में एंड देन 4d में एंड 4f में। ठीक है, तो ये आपके शेल्स हैं, यानी कि पहला सेल होगा, यानी कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके दिख रहे हैं आपको, ये किस में है बेटा, 1s ऑर्बिटल में है 2 इलेक्ट्रॉन। बट अगर जो सेकेंड आपका जो ऑर्बिटल आपको दिखता है, ठीक है, जो सेकेंड शेल आपको दिखता है उसमें आपके 2 ऑर्बिटल होते हैं, पहला आपका 2s होता है और दूसरा आपका 2p होता है। तो ये जो 8 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन s में फिल किए जाते हैं और 6 इलेक्ट्रॉन आपके p में फिल किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम थर्ड शेल की, तो बेटा थर्ड शेल में आपके होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन, तो 2s में 6 आपके किस में होते हैं, p में, और 10 आपके होते हैं d में। नेक्स्ट फोर्थ शेल में आपका क्या हो रहा है, आपका 4s में है, 4p में है आपके 6 इलेक्ट्रॉन, 4d में 10 और 4f में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर यहां से बेटा हम देखें आपका ऑर्बिटल्स की, अगर हम शेप देखें, अगर हम s ऑर्बिटल की बात करें तो आपको पता है s ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। ये आपका s ऑर्बिटल है और इसके अंदर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस को कंप्लीटली सराउंड करके रखता है, शील्ड करके रखता है। ठीक है, न्यूक्लियस को कंप्लीटली क्या करके रखता है, शील्ड करके रखता है। ये सोचता है कि इसी का कब्जा है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसकी पूरी न्यूक्लियस की जो जितनी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इस सेल पे ही लगती है। ये नहीं चाहता कि बाहर से जो भी आपके इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, बाहर जितने भी शेल में इलेक्ट्रॉन है, वो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करें। ठीक है, इसीलिए इसका s ऑर्बिटल का ये जो आपका 2s है या 1s ऑर्बिटल है, इनका काम ही यही होता है कि न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट, शील्ड करके रखना। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें हम p ऑर्बिटल की, तो आपको पता है कि p ऑर्बिटल जो है डंबल शेप का होता है। ये न्यूक्लियस इस टाइप से आपके ऑर्बिटल्स होते हैं p के, ये आपके p के ऑर्बिटल्स है। तो यहां आप देख सकते हो एज कंपेयर टू s ऑर्बिटल, s न्यूक्लियस को कंप्लीटली ग्रैब करके रखा हुआ था, बट यहाँ पे देखो p ऑर्बिटल में क्या है, जहां जहां आपके ऑर्बिटल्स है वहीं पे उसी जगह पे न्यूक्लियस को शील्ड करके रखेंगे, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। बट यहाँ से देखो कंप्लीटली सराउंड नहीं है, यानी कि कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये फिर भी रिलीज करते हैं न्यूक्लियस की। नेक्स्ट अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल, डी स्टैंड फॉर डिफ्यूज। ठीक है, ये डिफ्यूज ऑर्बिटल होता है, डबल डंबल इस टाइप की शेप होती है इसकी। तो आप यहां देख सकते हो इसके कंपेयर में, p के कंपेयर में dv जो है आपका क्या है, इससे भी कम प्रोटेक्ट करता है आपके न्यूक्लियस को। और अगर हम f ऑर्बिटल की बात करें तो f ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा वो क्या है, और भी आपके छिद्रों में प्रेजेंट होते हैं, पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो न्यूक्लियस को इतने अच्छे से शील्ड या प्रोटेक्ट नहीं करते। एक तो वो दूर हो गए, ऊपर से उन कंप्लीटली वो क्या करते हैं, उनका स्फेरिकल शेप नहीं है, ट्रेसेस में प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से ये और भी कम प्रोटेक्ट करते हैं या स्क्रीन करते हैं आपके न्यूक्लियस को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि s ऑर्बिटल जो है आपका क्या करता है, न्यूक्लियस को ज्यादा शील्ड कर रहा है। दैट मींस शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा है, या स्क्रीनिंग इफेक्ट, एक ही बात है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को ही हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो बेटा जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका जो न्यूक्लियस पे डेवलप हुआ है उसको सबसे ज्यादा कम कौन करेगा, या उसको सबसे ज्यादा शील्ड कौन करेगा, स्क्रीन कौन करेगा, s ऑर्बिटल, देन p ऑर्बिटल, देन d एंड f। तो सबसे ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट जो होता है आपका इन दोनों का होता है हाई
रिपल्शन, इसीलिए ये क्या करते हैं, हाई रिपल्शन करते हैं ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और डी और एफ जो है बेटा, इनका बहुत कम स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। कुछ इन ऑर्बिटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो भी इसी टाइप का होता है, तो ये क्या करते हैं, नेग्लिजिबल रिपल्शन ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे आपके नेग्लिजिबल रिपल्शन शो करते हैं। तो आप देख सकते हो, ये मैंने देखो क्यों लिखा है, अगर पहला शेल है तो पहले शेल में क्या है, सिर्फ एस इलेक्ट्रॉन आपका क्या होगा, सिर्फ एस ऑर्बिटल में फिल होगा, यानी कि पहले सेल में आपका क्या है, मैक्सिमम आपकी प्रोटेक्शन हो रही है न्यूक्लियर चार्ज की। दूसरे सेल में आपका 2s और 2p है, यानी कि ये क्या करेंगे, ये शील्ड करेंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट सेल में आपका क्या है, आपके डी ऑर्बिटल आ जाता है, p तो है बट डी ऑर्बिटल आ जाता है, तो डी का क्या है, नेग्लिजिबल स्क्रीनिंग इफेक्ट, वो रिपल्शन नहीं करते, वो प्रोटेक्ट ही नहीं करते आपके न्यूक्लियस को, क्योंकि दूर होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं, तो न्यूक्लियस को इतनी अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने देते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। और यहाँ पे देखो शेल जब आपका फोर्थ होगा तो यहाँ पे एफ और डी दोनों ही आ जाते हैं, दोनों का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो अगर यहाँ बात करें बेटा एन की और पी की, देखो नाइट्रोजन से जब आप फॉस्फोरस में आते हो तो यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल ही है, क्या है यहाँ पे, एस और पी ऑर्बिटल है। और आपको पता है, अभी मैंने आपको बताया था, एस और पी ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो मैक्सिमम इफेक्ट शो करता है, मैक्सिमम न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को रोकने की कोशिश करता है और हाईएस्ट रिपल्शन शो करते हैं। आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मैक्सिमम रिपल्शन शो कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये न्यूक्लियस को कंप्लीटली शील्ड करके रख रहे हैं, स्क्रीन करके रख रहे हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनको मैक्सिमम रिपेल कर रहे हैं, आने ही नहीं दे रहे, दूर भगा रहे हैं। तो दूर भगाने से आपका क्या हुआ है, साइज जो है वो डायरेक्टली 40 पिकोमीटर इंक्रीज हुआ है जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस की तरफ आते हो। बट अगर यहाँ पे फास्फोरस से आर्सेनिक की तरफ आते हो तो यहाँ पे आपका एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, दैट इज डी ऑर्बिटल। और आपको अभी मैंने बताया था डी ऑर्बिटल के पास नेग्लिजिबल या फिर मिनिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, नेग्लिजिबल रिपल्शन शो करते हैं, ये इतना ज्यादा रिपल्शन शो नहीं करते, इस वजह से थोड़ी सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनके ऊपर न्यूक्लियस की लगेगी अगर डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो डी ऑर्बिटल होने के कारण ये इतना ज्यादा साइज आपका इंक्रीज नहीं हुआ है, इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं कर पाता डी ऑर्बिटल, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आपके न्यूक्लियस को कंप्लीटली प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, तो न्यूक्लियस का कुछ ना कुछ न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज आपके आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स पे जा रहा है, ठीक है। जा तो यहाँ पे भी रहा है बट यहाँ पे ज्यादा अमाउंट में नहीं जा रहा, ठीक है। कंपैरेटिवली स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर है यहाँ पे एस का और पी ऑर्बिटल्स का, ठीक है। तो इतना ज्यादा आपका डी ऑर्बिटल होने के कारण इतना ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज नहीं हुआ है। इन दोनों के केस में सिर्फ और सिर्फ आपके कौन से दो ही ऑर्बिटल है, एस और पी, और एस और पी आपके मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करते हैं, इस वजह से आपका क्या हुआ है, ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट अगर आप आते हो बेटा, आपका क्या हो गया, फिर आपका डी और एफ ऑर्बिटल आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे जैसे आप नीचे जाते हो तो डी और एफ ऑर्बिटल क्या करेंगे, आपको पता है कि डी और एफ ऑर्बिटल, जैसे ये डी ऑर्बिटल क्या करेगा, इसको इतना ज्यादा रिपेल नहीं करेगा, ठीक है। बट अगर बात करें एफ ऑर्बिटल ये जो बाकी बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन है या शेल्स है उनको इतना ज्यादा रिपेल नहीं करेगा जितना आपका एस और पी रिपेल करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका ऑर्बिटल्स का जो स्ट्रक्चर है वो इसी टाइप का होता है, ठीक है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे आपका ड्रास्टिक चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि जब आप नाइट्रोजन से फास्फोरस में आते हो तो नाइट्रोजन से फास्फोरस में क्या होता है, सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है एस और पी ऑर्बिटल में ही प्रेजेंट होते हैं, और एस और पी ऑर्बिटल की मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट होती है, वो क्योंकि न्यूक्लियस से जस्ट पास ही प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से न्यूक्लियस को अच्छे से कवर करके रखते हैं, ठीक है, और हाईएस्ट रिपल्शन शो करते हैं, स्क्रीन कर रहे हैं, एक तो न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को स्क्रीन कर रहे हैं, साथ ही साथ
बाहर वाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहे हैं, इस वजह से साइज जो है बहुत ज्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर इनकी बात करें तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आपके डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल भी आ रहे हैं, और डी और एफ ऑर्बिटल की स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है बेटा इतनी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए ये नेग्लिजिबल रिपल्शन शो करते हैं। इसीलिए जो क्या बोलते हैं, जितना होना चाहिए था रिपल्शन स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि डी और एफ ऑर्बिटल की पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। इस वजह से आपका इतना ज्यादा अमाउंट में आपका जो साइज है वो इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो, इंक्रीज तो हो रहा है नो डाउट, स्क्रीनिंग इफेक्ट तो डोमिनेटिंग ही है, बट जितना होना चाहिए था, जितना ज्यादा इफेक्टिव एस और पी ऑर्बिटल शो कर रहे थे इस स्क्रीनिंग इफेक्ट को, उतने ज्यादा आपके डी और एफ ऑर्बिटल शो नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, इसीलिए क्या है आपका, तो ये जो ड्रास्टिक चेंज, अगर आपसे कोई पूछे कि नाइट्रोजन से जब आप फास्फोरस की तरफ जाते हो तो ड्रास्टिक साइज में चेंज क्यों आता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपके एस और पी ऑर्बिटल ही इंक्लूड होते हैं, और एस और पी ऑर्बिटल का आपका मैक्सिमम स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है, डी और एफ ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने से स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है इतना ज्यादा नहीं पड़ता जितना होना चाहिए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल अगर बात की जाए कि आपका एटॉमिक साइज क्यों इंक्रीज हो रहा है, यहां लिख देती हूं, ड्यू टू increase in screening effect and decrease in effective nuclear charge। ठीक है, आपका मेन पूरे इस चीज का कंक्लूजन क्या है कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो इफेक्टिव चार्ज तो इंक्रीज हो ही रहा है। ठीक है, इफेक्टिव चार्ज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं तो प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे, बट स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे डोमिनेटिंग कैरेक्टर है। न्यूक्लियस आपका अंदर छुपा हुआ है, प्रेजेंट है, उसमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, बट उसके अराउंड जब लोग आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसके इफेक्ट को इतना ज्यादा नहीं लगने देते। इस वजह से आपका साइज जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से जो आपके इनर शेल है वो क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को स्क्रीन कर रहे हैं। स्क्रीन करने के वजह से आपके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल कर रहे हैं, उनको आने नहीं दे रहे। न्यूक्लियस जो उनके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है उस वजह से वो उनको अंदर आने नहीं दे रहे और उनको रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करने से आपका साइज जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है बेटा, तो ये तो बात हो गई आपकी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस की, कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो एटॉमिक और आयनिक रेडियस आपका इंक्रीज होता है। तो बेटा दोनों ही आपके टॉपिक जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट और आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद जितनी भी आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी आएगी, लेट सपोज आयनिक आयनाइजेशन एनर्जी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वो सारी ही आपकी इससे बहुत आसान हो जाएगी अगर आपको ये दोनों इफेक्ट अच्छे से समझ में आ गए हो। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।